एक्सचेंज डीड, जी हाँ, सेल डीड, कन्वेंस डीड तो आप सुना है, अक्सर इसको यूज भी करते होंगे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की खरीद और बेच के अंदर। लेकिन आज मैं आपको एक्सचेंज डीड के बारे में बता रहा हूँ कि क्या इसकी लीगैलिटी है, आज आपको ये बताऊंगा मैं। क्योंकि एक्सचेंज डीड ही ऐसी चीज है जो कि आप एक दूसरे से जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपस में एक्सचेंज डीड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें आपको प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाता है। तो चलिए इस एक्सचेंज डीड को डिटेल में समझते हैं और साथ में इसका फॉर्मेट भी दूंगा मैं आपको कि किस तरह से अगर आपको एक्सचेंज डीड एग्जीक्यूट करना है तो आपके लिए फर्दर फ्यूचर में ये काम आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको एक्सचेंज डीड एग्जीक्यूट करने से पहले ध्यान में रखना है, सबसे पहले उसको मैं आपको डिफाइन करता हूं कि आखिर लीगैलिटी क्या है एक्सचेंज डीड की। एक्सचेंज डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो दो पार्टीज के बीच में म्यूचुअली ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए होता है। मतलब आपकी ऑनरशिप जो है वो और दूसरे की ऑनरशिप को आपस में आप जब एक्सचेंज करते हैं तो उससे एक्सचेंज डीड कहते हैं। ये गवर्न होता है सेक्शन 118 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से। मतलब इसे राइटिंग में साइन किया हुआ और रजिस्टर्ड किया हुआ लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट ही एक्सचेंज डीड कहलाता है। अब इसमें क्या क्या जरूरत की चीजें हैं, सबसे पहले पार्टीज इन्वॉल्व्ड। इसमें क्लियरली मेंशन करना होता है कि कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। मतलब दो पार्टीज के बीच में ये एक्सचेंज डीड होता है तो दोनों का नेम, एड्रेस, एज, ऑक्यूपेशन वो भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है। फिर उनका लीगल स्टेटस, जैसे वो इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है या ट्रस्ट है, ये आपको उसके अंदर मेंशन किया जाता है। फिर कौन कौन से प्रॉपर्टी जो एक्सचेंज हो रही है उसमें क्या क्या उनके राइट्स हैं, क्या वो प्रॉपर्टी के सेलिंग के राइट्स उनके पास हैं या एक्सचेंज के राइट्स उनके पास हैं, ये चेक करने की ज़रूरत है। कंपनी के केस के अंदर जैसे BR बोर्ड रेजोल्यूशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी उसके अंदर डालना इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको प्रॉपर्टी की सारी डिटेल को अच्छे से मेंशन करना ज़रूरी होता है। प्रॉपर्टी नंबर, लोकेशन, एड्रेस, बाउंड्रीज जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में क्या क्या है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करने की ज़रूरत होती है। लैंड एरिया क्या है, मेजरमेंट क्या है उस प्रॉपर्टी का, वो भी आपको डालने की ज़रूरत होती है। प्रॉपर्टी कैसी है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चरल है, ये भी आपको डालने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर ऑनरशिप और इनकम्बरेंस वेरिफिकेशन, हर पार्टी को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि टाइटल क्लियर है। ऑनरशिप जो प्रॉपर्टी की है, जो एक्सचेंज कर रहा है उसकी तरफ से उसमें कहीं कोई डिस्प्यूट ना हो, उसमें ऑनरशिप की जो है प्रॉपर्टी की वो क्लियर हो। और साथ में इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपको पेंडिंग लायबिलिटीज़ को चेक करने के लिए हेल्प करता है। फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड जैसे खसरा, खतौनी, RTC, प्रॉपर्टी टैक्स रेसिप्ट्स, ये सब चीज़ें आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेक कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो यहाँ पे लेंडर का कंसेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेंडर चाहेगा तभी ये चीज़ें हो पाएंगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता एक्सचेंज डीड करने में। फिर उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन भी आपको पहले चेक करने की ज़रूरत है। कई बार मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, कम होती है, कभी किसी मजबूरी में आप कर रहे होते हैं, तो प्रॉपर मार्केट की वैल्यूएशन उस प्रॉपर्टी की क्या है ये आपके लिए समझना ज़रूरी है, बोथ पार्टीज़ के लिए। तो इसको आप हमेशा चेक कर लें, क्योंकि वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो अगर लाइसेंस प्रॉपर्टी वैल्यूअर आपको देता है तो आपको ज़्यादा बेटर गाइडेंस उससे मिल पाती है। तो कहीं पर भी अगर डिफरेंस आ रहा है वैल्यू के अंदर तो उसे मनी से कंपनसेट किया जाता है, वो भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है। फिर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी इसमें जो लगेंगे, वो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो हायर वैल्यूड प्रॉपर्टी के ऊपर लगती है एज पर स्टेट लॉज। हर स्टेट के अंदर ये अलग अलग लॉज होते हैं, तो हायर प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर जनरली लगती है। बाकी जिस स्टेट में आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड बायलॉज को आपको एक्सचेंज डीड के रिगार्डिंग समझने की जरूरत है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस टिपिकली 1% ऑफ द मार्केट वैल्यू होता है, लेकिन ये आपको पे करना है। लेकिन फिर कहूँगा हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, तो ये भी आपको चेक करने की ज़रूरत होती है। और प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराना होता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, तभी ये लीगली इन्फोर्सेबल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको हमेशा
करवाना जरूरी है। फिर राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टी, दोनों पार्टीज की एब्सोल्यूट ओनरशिप हो जाती है। ये तब होती है जब ये डीड एग्जीक्यूट हो जाता है और ये दोनों क्लियर होते हैं कि फ्यूचर टैक्सेस, लेवाइज, मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ रही है, जिनको वो रिसीव कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी जिम्मेदारी उनकी है। जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज़ है वो कहीं हद तक पहले से जिनकी नाम प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्लोज करना होता है एग्जीक्यूशन से पहले। और कॉविनेंट क्लॉज को भी इंक्लूड करना ज़रूरी इसके अंदर होता है। वो क्या है? ईच पार्टी शुड डिक्लेयर एब्सोल्यूट राइट ऑफ ट्रांसफर, मतलब उनके पास वो प्रॉपर्टी को सेल या एक्सचेंज करने के राइट्स हैं, ये भी इसके अंदर मेंशन करना होता है। पोजीशन राइट, पोजीशन पीसफुली ट्रांसफर कर रहे हैं, ये भी इसके अंदर मेंशन करना होता है। फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, थर्ड पार्टी क्लेम कोई फर्दर फ्यूचर में आता है तो उसके लिए इनकम्बरेंस फ्री प्रॉपर्टी पे ही किया जाता है। और साथ में इंडेमनिटी क्लॉज होता है कि अगर कोई फ्यूचर क्लेम आता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेचने वाले की होगी। ये इंडेमनिटी क्लॉज इसके अंदर मेंशन करना ज़रूरी होता है। फिर एग्जीक्यूशन और डिलीवरी क्लॉज, सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, वो दोनों जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर जिनके नाम होती है, रिसीविंग पार्टी को उसकी ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट दे दी जाते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है? टाइटल डीड या सेल डीड ऑफ बोथ प्रॉपर्टीज, ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए। फिर कमरेंस सर्टिफिकेट जैसा मैंने बताया। फिर लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स भी आपको लेनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी मतलब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम रेलिवेंट अथॉरिटी, अगर ज़रूरत है, अगर कोई RW है तो उससे भी ये सब चीज़ें ली जा सकती हैं। मतलब आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड को प्रॉपर चेक करके, और इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके लिए फ़ायदे का सौदा होता है। फिर इसके अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को भी डाला जाता है। अगर फर्दर फ्यूचर में डिस्प्यूट होते हैं तो रिजोल्यूशन के लिए म्यूचुअल मीडिएशन या फिर आर्बिट्रेशन क्लॉज या फिर सिविल कोर्ट जुडिक्शन एज पर प्रॉपर्टी लोकेशन डाला जाता है। मान लीजिए गुड़गांव है तो उसको गुड़गांव डाला जाएगा, अगर दिल्ली है तो दिल्ली डाला जाएगा। ये सब चीज़ें भी इसके अंदर डाली जाती हैं। इसके अंदर आपको एक्सचेंज डीड में दोनों पार्टी को 2 म्यूचुअल विटनेस डालने होते हैं जो कि उस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करते हैं, और फिर रजिस्टर किया जाता है उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तभी उसकी लीगल वैलिडिटी होती है। तो एक प्रॉपर वेल ड्राफ्टेड एक्सचेंज डीड इंश्योर करता है कि क्लियर ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो रही है, टैक्स कॉम्प्लाइंस पूरे हैं, लीगल सिक्योरिटी पूरी है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन साथ में फ्यूचर डिस्प्यूट्स से आपको अवॉइड कराता है। तो कैसी लगी आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।